आज के इस खास डीप डाइव में बात होगी भारतीय एयरटेल के स्टॉक की। हम सिर्फ ऊपर ऊपर से नहीं, बल्कि कंपनी के फंडामेंटल्स और इसके तगड़े मोड यानी कॉम्पिटिटिव एडवांटेज की गहराई में उतरेंगे। भारतीय टेलीकॉम बाजार में टिके रहना, और वो भी शान से, ये कोई छोटी बात नहीं है। चलिए समझते हैं कि इस दिग्गज कंपनी के शानदार उदय के पीछे असल में कौन से आंकड़े काम कर रहे हैं। तो आगे बढ़ने से पहले एक नज़र डालते हैं कि हम किन किन चीज़ों पर बात करने वाले हैं। शुरुआत करेंगे टेलीकॉम के उस भारी संकट से जिससे एयरटेल ने खुद को निकाला। फिर बात होगी जियो के साथ इनकी कड़ी टक्कर की। उसके बाद हम सीधे कंपनी के फाइनेंशियल्स, कैश फ्लो, भारी भरकम कर्ज और कैपिटल एलोकेशन को डिकोड करेंगे। और अंत में देखेंगे कंपनी का वैल्यूएशन और फ्यूचर आउटलुक। चलिए सबसे पहले बात करते हैं उस दौर की जब टेलीकॉम सेक्टर में सर्वाइवल यानी बचे रहने की ही जद्दोजहद चल रही थी, और वो था एजीआर विवाद का समय। देखिए, टेलीकॉम सेक्टर का बिजनेस मॉडल हमेशा से बेहद चुनौतीपूर्ण रहा है। इस बात का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि खुद भारतीय एयरटेल के नवनियुक्त सीईओ शाश्वत शर्मा ने हाल ही में एजीआर बकाया संकट को याद करते हुए कहा था, जब हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो 2019 कल की तरह लगता है जब हम अपने वजूद को बचाने के लिए लड़ रहे थे। जरा सोचिए, एक इतनी बड़ी कंपनी और अस्तित्व बचाने की लड़ाई। लेकिन क्या गजब की वापसी हुई है। आज स्थिति एकदम पलट चुकी है। अभी एयरटेल का वैल्यूएशन 11,31,000 करोड़ रुपए के पार जा चुका है। मतलब शेयर बाजार का एक सच्चा दिग्गज इतने भयानक संकट से निकलकर सीधा इस मुकाम तक पहुंचना, ये दिखाता है कि कंपनी की बुनियाद कितनी मजबूत है। और ये मजबूती और भी साफ दिखती है जब हम दूसरी कंपनियों से इसकी तुलना करते हैं। एक तरफ वोडाफोन आइडिया है जिस पर 83,400 करोड़ रुपए का भारी भरकम एजीआर बकाया है और कंपनी के आगे के संचालन पर ही खतरा मंडरा रहा है। वहीं दूसरी तरफ एयरटेल है, इनके पास भी लगभग 44,000 करोड़ का एजीआर बकाया है, लेकिन इनकी बैलेंस शीट इतनी तगड़ी है कि वो इस देनदारी को बिना किसी पसीने के पूरे कॉन्फिडेंस के साथ संभाल रहे हैं। यही होता है सॉलिड फंडामेंटल्स का कमाल। अब सर्वाइवल की बात तो हो गई, लेकिन असली खेल तो मार्केट में अपनी मजबूत जगह बनाए रखने का है। चलिए बात करते हैं टेलीकॉम की सबसे बड़ी राइवलरी की, एयरटेल बनाम रिलायंस जियो। अगर हम वित्त वर्ष 26 की पहली तिमाही के आरपीयू यानी एवरेज रेवेन्यू पर यूजर के अनुमानित आंकड़ों पर गौर करें तो कहानी एकदम साफ हो जाती है। एयरटेल हर एक यूजर से जियो के मुकाबले लगभग 41 रुपए ज्यादा कमा रहा है। 41 रुपए सुनने में छोटा लग सकता है, लेकिन करोड़ों यूजर्स के बेस पर यह रकम बहुत बड़ी हो जाती है। और यह मुमकिन हुआ है इनकी बहुत ही फोकस्ड वाली प्रीमियम सेगमेंट रणनीति के कारण। दरअसल दोनों कंपनियों की अप्रोच एकदम अलग है। एक तरफ जियो का पूरा फोकस वॉल्यूम पर है, 498 मिलियन सब्सक्राइबर्स का विशाल बेस और हर महीने प्रति यूजर 37 जीबी का हाई डेटा यूसेज। लेकिन एयरटेल एक अलग ही रास्ते पर चल रहा है। इनका जोर प्रॉफिटेबिलिटी और प्रीमियम पोस्टपेड सेवाओं पर है। वो हाई वैल्यू स्मार्टफोन यूजर्स को टारगेट करते हैं और इसी वजह से वो करीब 59.5% का एक शानदार एबिटा मार्जिन, ईबीटीए मार्जिन मेंटेन कर पा रहे हैं। और ये प्रीमियम स्ट्रैटेजी सिर्फ बातों तक सीमित नहीं है, बल्कि बैलेंस शीट पर भी अपना जादू दिखा रही है। चलिए कंपनी के कोर फाइनेंशियल्स और प्रॉफिटेबिलिटी के आंकड़ों को देखते हैं। अगर हम इस कंसोलिडेटेड इनकम स्टेटमेंट पर नजर डालें जो मोतीलाल ओसवाल के विश्लेषण पर आधारित है, तो नंबर्स वाकई हैरान करने वाले हैं। वित्त वर्ष 2022 से 2025 के बीच रेवेन्यू में सालाना 14% की दर से बढ़त हुई है। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात है इनका नेट प्रॉफिट, जो हर साल 99% की जबरदस्त रफ्तार से बढ़ा है। प्रॉफिट में इतना भारी उछाल साबित करता है कि कंपनी सही दिशा में तेजी से आगे बढ़ रही है। और एक और दिलचस्प बात, ये ग्रोथ सिर्फ मोबाइल नेटवर्क से नहीं आ रही। एयरटेल ने बहुत ही स्मार्ट तरीके से अपनी कमाई के साधनों को डाइवर्सिफाई किया है। चाहे उनका होम्स बिजनेस हो या फिर B2B यानी एयरटेल बिजनेस सेगमेंट, हर जगह लगातार ग्रोथ देखने को मिल रही है। इससे कंपनी की ओवरऑल इनकम में एक बहुत जरूरी स्थिरता आती है। अब देखिए, कागज पर प्रॉफिट दिखना एक बात है, लेकिन असली खेल तो कैश का होता है। तो चलिए बात करते हैं कि क्या ये प्रॉफिट असली कैश में बदल रहा है, यानी कंपनी का कैश फ्लो और कर्ज का क्या हाल है। तो यहां एडजस्टेड फ्री कैश फ्लो पर ध्यान देना सबसे ज्यादा जरूरी है। मोतीलाल ओसवाल के चार्ट के मुताबिक वित्त वर्ष 2025 की तीसरी तिमाही में एयरटेल का फ्री कैश फ्लो उछलकर 126 बिलियन रुपए यानी 12,600 करोड़ रुपए के पार पहुंच गया है। ब्याज और लीज का पैसा चुकाने के बाद जब इतनी बड़ी रकम हाथ में बचती है तो वो कंपनी की असली ताकत होती है। और ये इतना सारा कैश यूं ही हवा से नहीं आता, इसके पीछे एक पूरा गणित है।
सबसे पहले ऑपरेशन से करीब 257 बिलियन रुपए का तगड़ा कैश फ्लो आता है। फिर उसमें से 5G नेटवर्क बिछाने का जो भारी भरकम खर्च है यानी कैपेक्स, उसे निकाला जाता है। उसके बाद लीज पेमेंट और फाइनेंस कॉस्ट घटाई जाती है। तब जाकर कंपनी इस फाइनल एडजस्टेड फ्री कैश फ्लो के आंकड़े तक पहुंचती है। सच में ये एक बेहतरीन फाइनेंशियल अनुशासन का उदाहरण है। जब इतना सारा सरप्लस कैश कंपनी में आ रहा हो तो अगला बड़ा सवाल उठता है कि मैनेजमेंट इस पैसे का करेगा क्या। तो चलिए कंपनी की कैपिटल एलोकेशन और डिविडेंड पॉलिसी को समझते हैं। अगर हम एयरटेल की ऑफिशियल डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन पॉलिसी को देखें तो वो एकदम साफ है। कंपनी का कहना है कि अगर वो अपनी एक्स्ट्रा नकदी को कहीं इन्वेस्ट करके बहुत अच्छे रिटर्न नहीं ला सकती तो वो पैसा सीधे शेयरधारकों को वापस बांट दिया जाएगा। शेयरधारकों के लिए इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। हालांकि पैसा बांटने का फैसला यूं ही नहीं होता। बोर्ड कई चीज़ों का बैलेंस बनाकर चलता है, जैसे कि रिटर्न ऑन इक्विटी क्या है और कर्ज चुकाने की क्षमता यानी डेट सर्विस कवरेज रेशियो सही लेवल पर रहे। कंपनी ये सुनिश्चित करती है कि वो फाइनेंशियली एकदम सेफ रहे। इसी सतर्कता का नतीजा है कि फिलहाल कंपनी का डिविडेंड पे आउट रेशियो उनके नेट प्रॉफिट का लगभग 13.79% है। तो अब तक हमने ऑपरेशंस, कैश फ्लो और मुनाफे की बात कर ली। अब इन सबको एक साथ जोड़कर देखते हैं और बात करते हैं सबसे अहम मुद्दे की, यानी स्टॉक के वैल्यूएशन और इसके फ्यूचर आउटलुक की। अगर हम मोतीलाल ओसवाल की रिपोर्ट देखें तो उन्होंने अलग अलग सिनारियों के हिसाब से शेयर की कीमत का अनुमान लगाया है। उन्होंने बेस केस के लिए टारगेट प्राइस 1990 रुपये रखा है। वहीं अगर सब कुछ कंपनी के फेवर में रहा यानी बुल केस में तो ये टारगेट 2250 रुपये प्रति शेयर तक भी जा सकता है। अभी अगर हम वैल्यूएशन मल्टीपल की बात करें तो शेयर लगभग 12.4 के EV टू EBITDA मल्टीपल पर ट्रेड कर रहा है। बाजार जिस तरह से इस शेयर को प्रीमियम दे रहा है उससे ये तो तय है कि इन्वेस्टर्स को एयरटेल के ऑपरेशंस और उनके प्रीमियम कस्टमर्स को बनाए रखने की क्षमता पर पूरा भरोसा है। इस पूरी चर्चा को समेटते हुए सोचने वाली बात यह है, भारत का डिजिटल परिदृश्य जितनी तेजी से बदल रहा है, क्या एयरटेल की ये प्रीमियम रणनीति उनके इस ट्रिलियन रुपए के विशाल वैल्यूएशन को लंबे समय तक सही ठहरा पाएगी? आज हमने जिन आंकड़ों पर नजर डाली है वो यकीनन एक बेहद मजबूत तस्वीर पेश करते हैं। इस विषय पर खुद और रिसर्च करना बेहद दिलचस्प रहेगा।